दूराद्धूतादिषु प्लुतो विहितः। प्लुत जो है ऊपर से बहुत सारे सूत्रों में विहित है, दूराद्धूते च इत्यादि प्रसंगों में प्लुत विहित है। यदि वो प्लुत ऐच वर्ण को प्राप्त हो रहा हो ना, ऐच माने ऐ औ, इनको प्राप्त हो रहा हो, तब क्या विधान किया गया है कि तत्र ऐचः प्लुत प्रसंगे, जहां कहीं भी ऊपर वाले सूत्रों से प्लुत प्राप्त है, यदि वो ऐच को प्राप्त हो रहा हो तो ऐच को प्लुत करने के प्रसंग में तद अवयवभूतौ इदुतौ प्लुतौ, उसके जो अवयवभूत इकार उकार है वो प्लुत होते हैं। ठीक है, ये मान्य है। जैसे ऐतिकायन औपमन्यव में कहा है। और फिर इसमें अलग अलग जो है मत भी दिखाए हुए हैं कि जहाँ अवर्ण और इवर्ण का संभाग मानते हैं तो वहाँ मान लीजिए ऐ औ में एक मात्रा आकार की एक मात्रा इकार उकार की, यदि ऐसा मत है ऐ औ के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों का, तो फिर प्लुत करते समय क्या होगा, एक मात्रिक अवर्ण तो रह ही गया और जो ई उ है वो द्विमात्रिक हो जाएगा। कुल मिलाकर के 3 मात्रिक होना चाहिए ना, तो अ तो एक मात्रिक है ही, ई उ द्विमात्रिक हो जाया करेगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए पंक्ति, यत्र अत्र यदा इवर्णो वर्णयोर अवर्णस्य च समविभागः तदा ईदुतौ द्विमात्रौ अनेन प्लुतौ क्रियेते। और यदि ऐसा है, माने यहाँ प्लुताविति ही क्रिया निमित्तोऽयं व्यपदेशः इदुतौ प्लवेते, प्लवेते का अर्थ है वृद्धिं गच्छतः, ईकार और उकार बढ़ जाते हैं, प्लुत हो जाते, माने प्लवेते अर्थात वृद्धिं गच्छतः, वृद्धि को प्राप्त हो जाते। कितने बढ़ेंगे, तो तावती च सा प्लुतिर्भवति, वो वृद्धि उतनी होती है, यावत्या तौ ऐचौ त्रिमात्रौ संपद्येते, जितना बढ़ने से वो ऐच वर्ण त्रिमात्रिक हो जाएं कुल मिलाकर के। तो ऐच में आपने जब एक मात्रा अवर्ण की मान ली है तो फिर ई उ उतने बढ़ेंगे कि जिससे कुल मिलाकर के ऐच तीन मात्रिक हो जाए, तो माने वो 2 मात्रा तक बढ़ेंगे। ठीक है, और जो दूसरा एक पक्ष है जो कि आपने अभी पीछे टीकाओं में भी देखा था कि अवर्ण की आधी ही मात्रा मानते हैं और इवर्ण उवर्ण की सार्ध मात्रा मानते हैं, ऐचोश्चोत्तर भूयस्त्वात्, ये पढ़ चुके हो ना आप, अवर्ण की आधी मात्रा और ई उ की सार्ध मात्रा। यदि ये पक्ष है तो यदा तु अर्ध मात्रा अवर्णस्य अध्यर्ध मात्रा इवर्णो वर्णयोः, तब प्लुत कैसे होगा, तो कहते हैं तदा तौ अर्ध तृतीय मात्रौ क्रियेते इति, तब फिर उस पक्ष में ई उ 2.5 मात्रा तक बढ़ जाएंगे। 1.5 मात्रा वाले थे पहले, अब वो 2.5 मात्रा वाले हो जाएंगे, क्योंकि अवर्ण आधी मात्रा वाले हैं। कितना बढ़ना है ई उ को, जब तक वो ऐ या औ त्रिमात्रिक ना हो जाए। तो आधी मात्रा वाला अवर्ण है और ई उ ये 1.5 मात्रा वाले हैं, और कुल मिला के त्रिमात्रिक होना है, तो ई उ कितने बढ़ेंगे, 2.5 मात्रा तक बढ़ जाएंगे। ये पक्ष दिखाया है इसमें। चलिए खैर, ये तो शिक्षा के मत वैविध्य के कारण से ऐसा दिखा रहे हैं। तो अब वापस आइए, आप जिज्ञासु क्या कह रहा है, प्लुता वैच ईदुतौ, कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से नहीं गृहीत होते हैं, ये पक्ष यदि रखते हैं तो प्लुता वैच ईदुतौ सूत्र बनाना पड़ता है। ठीक है, कि जब ऐच को प्लुत होगा तो इकार उकार को हुआ करेगा, ऐसा कहना पड़ता है, बनाना पड़ेगा सूत्र, क्योंकि हम बिना उसके तो हम ऐच में अपने आप से इकार उकार तो देख नहीं सकते ना। और जिज्ञासु कह रहा है यस्य पुनर्गृह्यन्ते, यस्य पुनर्गृह्यन्ते मतलब वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से जिस व्यक्ति के मत में गृहीत होते हैं, तो उसके मत में तो प्लुता वैच ईदुतौ सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वाक्य पूरा कीजिए, वाक्यस्य ते प्लुतः उदात्तः, ये चल रहा है ना। और गुरोरनितो सूत्र भी पढ़ा हुआ है। गुरोरनितो को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ऐतिकायन औपगव उदाहरण है इसके। ऐतिकायन का ऐ, औपगव का औ, उसको प्लुत करना है। तो ऐकारो गुरुहु, ऐकार औकार जो है वो गुरु संज्ञक है, तो उनको हमें प्लुत करना है। और वो प्लुत किसको होगा, टी भाग को होगा। प्रदीप देखिए, ऐकारो गुरुहु तस्य टे है, उसके टी भाग को। अब उसका टी भाग कौन है, वर्णिक देश यदि वर्ण ग्रहण से गृहीत होते हैं तो ऐ में आ और ई है, और टी संज्ञा किसकी होती है, अचोन्त्यादि टी। अचो में जो अंतिमच वह है आदि में जिसके, तो अचो में अंतिमच क्या है यहाँ, ऐ में ई,
इसी तरह से औ में ऊ, तो उसको अपने आप से सिद्ध हो गया ना, उसके लिए अलग से प्लुता वैच ईदुतौ सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अइति कायन में हम दूराद्धूते च लगा करके दीर्घ कर रहे हैं, तो दूराद्धूते च के साथ अपने आप से कौन आएगा, वाक्य से टे प्लुतः उदात्तः और गुरुरन्तो नन्तस्याप्येकैकस्य प्राच्यम, तो इन दोनों की सहायता से अर्थ हो जाएगा कि गुरु वर्ण के टी भाग, गुरु के टी संजक को या टी भाग को प्लुत होता है, तो ऐ औ जो गुरु संजक है उनका टी भाग अपने आप से ई उ है, उसी को ही प्लुत हुआ करेगा। वर्णिक देश यदि वर्ण ग्रहण से गृहीत होते हैं तो उस पक्ष में प्लुतावैच ईदुतौ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते तब तो आपको कहना पड़ेगा प्लुतावैच ईदुतौ, क्योंकि उसमें ई उ अलग से आप देख नहीं पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे। प्रदीप ने दिखाया, देखिए ऐकारो गुरु तस्य टेर इति सिद्धम, ऐकार गुरु संजक है तो ऐति कायन में तस्य टेह, उस गुरु संजक के टी भाग को प्लुत होता है ऐसा कहने से सिद्ध हो जाएगा। और तंत्र न्याय आश्रयनाच गुरोरपि स्थाने प्लुतो भवति, और गुरु के स्थान में, गुरु वर्ण के स्थान में भी प्लुत हो जाएगा देवदत्ता आदि में। कोई कहे देवदत्ता में तो अलग से ही नहीं देख पाते आप, ठीक है, तो वहां पे गुरु का टी, वहां पे गुरु का टी ये तो बनेगा नहीं, तो कह रहे हैं कि तंत्र न्याय से दो अर्थ कर लेंगे, गुरु के टी को और गुरु को, दोनों को प्लुत हो जाता है, ठीक है। तो जहां गुरु का टी संभव है ऐति कायन उपगवः आदि स्थितियों में, वहां तो टी भाग को हो जाएगा, और जहां नहीं संभव है देवदत्ता इत्यादि में वहां पर गुरु संजक को ही हो जाएगा। उद्योत ने यही भूमिका लिखी है ना, देखिए, ननु गुरु अवयव टेर इत्यर्थांगीकारे गुरु रूप टेह प्लुतो न स्यादताः तंत्र न्याय आश्रयनाच गुरुरपि स्थाने प्लुतो भवति। यदि आप गुरु संजक के अवयव टी को प्लुत होता है ऐसा अर्थ अंगीकार करोगे, स्वीकार करोगे, तो गुरु रूप जो टी भाग है उसको तो प्लुत नहीं होगा, ठीक है, गुरु रूप टी भाग को तो प्लुत नहीं होगा, तो कह रहे हैं कि दोनों को हो जाएगा। तंत्र न्याय से दो अर्थ कर लेंगे। चलिए, तो अब समाधाता कहते हैं, मूल भाष्य पे वापस आइए। जिज्ञासु ने क्या दोष दिखाया था कि अग्रहण पक्ष में प्लुतावैच ईदुतौ कहना पड़ेगा, और ग्रहण पक्ष में तो गुरोष्टे है, इससे ही बात बन जाएगी, प्लुतावैच ईदुतौ सूत्र कहना नहीं पड़ेगा। तो समाधाता दिखाता है समाधान, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः, कि अग्रहण पक्ष में भी दोष नहीं है, प्लुतावैच ईदुतौ उसके मत में भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्रियते एतन्यास एव, इस रूप में दोष का समाधान किया कि ये हम कोई अलग से थोड़े बना रहे हैं, सूत्रकार ने बनाया ही हुआ है, इसलिए दोष रूप नहीं है। क्रियते एतत् न्यासे एव, न्यास में माने आचार्य ने जो सूत्र प्रबंध बनाया है उसमें ये है पहले से सूत्र प्लुतावैच ईदुतौ, हमें कोई नया बनाना नहीं पड़ रहा, तो इसलिए इसको आप इसको दोष के रूप में नहीं दिखा सकते। प्रदीप देखिए, अवश्य कर्तव्यताम दर्शयति, कह रहे हैं प्लुतावैच ईदुतौ की अवश्य कर्तव्यता दिखा रहे हैं। व्यपवृत्ते अपि भागयोर विवृततरत्वात् प्रयत्न भेदाद इकारोकाराभ्याम अग्रहणाद अच्त्वाभावात्। प्रदीप ने तो थोड़ा और व्याख्यान कर दिया कि ये अवश्य कर्तव्य है, दोनों ही पक्षों में करना ही पड़ेगा। अग्रहण पक्ष में तो करना पड़ ही रहा है ना, अग्रहण पक्ष में तो करना पड़ ही रहा है, ग्रहण पक्ष में भी करना पड़ेगा। क्यों? व्यपवृत्ते अपि भागयोर विवृतत्वात्, जब आप इनको ग्रहण पक्ष मान रहे हो माने व्यपवृत्त है भाग, ई उ अलग से दिख रहे होंगे तभी तो ग्रहण करोगे, है ना। तो जब ग्रहण पक्ष होगा तभी भी ये जो ई उ हैं ये विवृत तर हैं, अभी पीछे कह के आए थे, ऐ औ के जो ई उ है ये विवृत तर है, या जो अ है वो भी विवृत तर है अन्य सामान्य वर्ण की अपेक्षा, तो इसलिए प्रयत्न भेद हो गया। और जब प्रयत्न भेद आपने दिखा दिया तो सामान्य अ ई उ से इनकी के साथ इनका सावर्ण्य नहीं है, और सावर्ण्य नहीं है तो अच के रूप में इनका ग्रहण नहीं होगा, और अच के रूप में इनका ग्रहण नहीं होगा तो फिर इनको सामान्य रूप से विहित जो प्लुत विधान है दूराद्धूते च आदि सूत्रों से वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत विधियां कहाँ होती हैं?
अचश्च अच के स्थान पे होती हैं, तो वो इसको तो हो नहीं पाएंगी। तो चाहे ग्रहण पक्ष है चाहे अग्रहण पक्ष है, दोनों में आपको कहना भी तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यंजनाश्रयो विधिर्न सिद्ध्यति। कि यदि आप अग्रहण पक्ष लेते हो ना, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहित नहीं होते, तो फिर तुल्य रूप वाले संयोग में द्विव्यंजनाश्रय विधि नहीं सिद्ध हो पाएगी। जैसे कुक्कुट पिप्पल पित्तमिति यस्य पुनर्दृश्यन्ते तस्य दो ककारौ दो पकारौ दो तकारौ। प्रदीप देखिए, तुल्य रूपावयवत्वात् संयोगस्तुल्य रूपः, तुल्य रूप वाला अवयव होने से संयोग तुल्य रूप वाला है। तस्य एक वर्णत्वम पूर्व पक्षे, पूर्व पक्ष में उसको एक वर्ण मान रहे हैं। सिद्धांते तो वर्णद्वय रूपता, और सिद्धांततः तो वो दो वर्ण है। आशुच्चारणात् तु भ्रांतम एकत्व ज्ञानमिति शिष्ट समाचारः। शीघ्र उच्चारण करने से भ्रांत एकत्व का वहां ज्ञान होता है, माने एकत्व जैसी प्रतीति होती है, वास्तव में एकत्व है नहीं। कार्य क्या करना है यहाँ पे देखिए, कुक्कुटः, यहाँ पे जो दो ककार हैं, ठीक है, दो ककार हैं, यदि उसको दो ही माने, दो ककार को दो के रूप में गिनेंगे तो फिर वो संयोग है। संयोग संज्ञा वाला सूत्र क्या है आपका, हलोनंतराः संयोगः। यदि इसको दो ककार देखेंगे तब तो ये संयोग है, और संयोग है तो संयोगे गुरु, इससे पूर्व वाला जो वर्ण है, कुक्कुटः का उकार, पिप्पलः का इकार, पित्तम का इकार, वो गुरु संज्ञक है। और गुरु संज्ञक है तो दूराधूते च इत्यादि सूत्रों के अनुसार वहां पे गुरोरणितो सूत्र से प्लुत की प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना, ठीक है। लेकिन यदि ये जो दो ककार दो पकार दो तकार हैं, यदि इनको एक ही माने, यदि इनको एक ही माने तो फिर संयोग नहीं है, संयोग नहीं है तो गुरु संज्ञा भी नहीं है, गुरु संज्ञा नहीं है तो प्लुत कार्य नहीं हो सकेगा, ये समस्या है। फिर से देखिए, तुल्य रूपे संयोगे, तुल्य रूप वाला संयोग परे हो। अब जैसे अतुल्य रूप वाला संयोग कहाँ है, जैसे इंद्र आदि में न द र का संयोग है, तो वो समान रूप वाले वर्णों का संयोग नहीं है, यहाँ तो तुल्य रूप वाले वर्णों का संयोग है ना। तुल्य रूप वाले वर्णों का संयोग होने पर उसको कह रहे हैं द्विव्यंजन आश्रयो विधिर न सिद्ध्यति। दो व्यंजनों के आश्रय से जो विधि होनी चाहिए, माने दो व्यंजनों के आश्रय से संयोग संज्ञा होनी चाहिए, फिर संयोग संज्ञा होने से पूर्व के गुरु संज्ञा होनी चाहिए, गुरु संज्ञा होने से गुरुरण, तो ये प्लुत विधि होनी चाहिए, वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। पक्ष क्या चल रहा है, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, ये पक्ष चल रहा है। इस पक्ष में वैसे ये इससे असंबद्ध जैसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, वर्णिक देश वाली बात यहाँ कुछ है नहीं, ऐसी प्रतीति हो रही है ना। लेकिन उसको क्या कैसा दिखा रहे हैं कि ऐसा मान रहे हैं कि पूर्व पक्ष के अनुसार इनका एक वर्णत्व है, ये एक ही वर्ण है दो मिला करके, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते नहीं है, ठीक है। तो ये तो पूरा क मिला के एक ही है, प मिला के एक ही है, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होंगे। यदि होते तब तो संयोग संज्ञा हो जाती और फिर गुरु संज्ञा भी हो जाती, प्लुत भी विधान हो जाता, लेकिन ये तो एक ही है ऐसा कह रहे हैं। और एक कैसा माना जा रहा है इनका एकत्व, उसके लिए प्रदीप ने अंतिम पंक्ति में लिखा है आशु उच्चारणात् तु भ्रांतम एकत्व ज्ञानम। यहाँ पे कुक्कुटः में जब हम जल्दी से बोलते हैं तो कुक्कुटः यहाँ पे जो है वो दो ककार जैसा, पित्तम पिप्पलः, मेरे बोलने में तो फिर भी शायद अलग अलग ही पता चल रहा है, कोई और ज्यादा जल्दी बोलता होगा तो वहां कह रहे हैं कि एक ही तकार एक ही पकार एक ही ककार सुनाई पड़ता है। कुक्कुट कुक्कुटः कुक्कुटः पिप्पलः पिपलः पितम ऐसे बोलेगा फिर कोई, तब एक ही, तो इसलिए फिर वहां पे कार्य नहीं हो पा रहा। जिज्ञासु ने ये दोष दिया कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होंगे तो ये समस्या आएगी। संयोग को ये एक वर्ण ही मान रहे हैं, जो क का संयोग है, प का त का संयोग है, उसको ये एक वर्ण मान रहे हैं। और एक वर्ण जब मान रहे हैं तो आपका पक्ष ये है कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते नहीं हैं,
तो आप इसको संयोग कह नहीं सकते, ये समस्या है। माने मूल ये है कि ये समतुल्य रूप वाले संयोग को एक वर्ण के रूप में कह रहे हैं। दो क इसको मिला के ये एक ही वर्ण मान रहे हैं। अब ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये इनकी अपनी मान्यता है, लेकिन उसको ही मान के ये दोष दिखा रहे हैं कि ये एक वर्ण है, क मिलके एक वर्ण है। ऐसा है नहीं वास्तव में, लेकिन मान रहे हैं कि क मिल करके त मिल करके एक वर्ण है, और जब ये एक वर्ण है तो पक्ष आपका है वर्ण एक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते नहीं। यदि होते तब तो दो अलग वर्णों के रूप में गृहीत हो जाते, संयोग संज्ञा हो जाती, फिर प्लुत विधान जो करना चाह रहे हैं वो हो जाता। लेकिन है तो अब ये एक वर्ण हमारे अनुसार, और वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते नहीं, तो इसलिए यहाँ पे संयोग संज्ञा, गुरु संज्ञा और प्लुत विधि नहीं हो पाएगी, ऐसा दोष जिज्ञासु दिखा रहा है। तो समाधाता ने कहा कि यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ, कि देखो बात ऐसी है कि जिस व्यक्ति के मत में वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से नहीं गृहीत होते ना, उसके अनुसार भी यहाँ दो ककार दो पकार और दो तकार ही रहेंगे। जिसके मत में गृहीत होते हैं उसके मत में तो है ही है दो तकार दो पकार आदि, लेकिन जिसके मत में वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से नहीं गृहीत होते उसके अनुसार भी यहाँ दो ककार दो पकार दो तकार ही रहेंगे। जिज्ञासु कहता है कथम, कैसे, आप इसको दो कैसे बता रहे हो, हम तो इसको एक वर्ण गिन रहे थे, है ना, आप इसको दो कैसे कह रहे हो। जिज्ञासु कहता है देखो मात्रा कालो अत्र गम्यति, ऐसे समझो इसको। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा सामान्य रूप से, आपको ये दो भी एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, एक ही आप इनको मान रहे हो, तो आप ऐसा समझिए प्रमाण के हेतु से कि मात्रा कालो अत्र गम्यते, यहाँ पर ये जो दो, यहाँ पे कुक्कुटः में क और क मिल करके कितनी मात्रा होते हैं, तो एक मात्रा काल वाला वर्ण ये माना जा रहा है ना। क और क कितना होगा, एक मात्रा, प एक मात्रा, आधी आधी मिलके एक हो रही है ना, पित्तम का त एक मात्रा, तो मात्रा कालो अत्र गम्यते, यहाँ एक मात्रिक काल जाना जा रहा है। और न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति, मात्रिक कोई व्यंजन है क्या, आप दो शुद्ध ककारों को मिला के एक ही वर्ण मान रहे हो, दो शुद्ध तकारों को मिला के एक वर्ण मान रहे हो, दो शुद्ध पकारों को मिला के एक वर्ण मान रहे हो, तो आपके अनुसार कोई भी व्यंजन एक मात्रिक होता है क्या, तो एक मात्रिक तो कोई व्यंजन होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो जब उच्चारण कर रहे हैं तो एक मात्रा का ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वर्ण नहीं है, इसको एक व्यंजन के रूप में आप गिन नहीं सकते, ये दो ककार दो पकार दो तकार होंगे, तभी यहाँ मात्रा काल का ज्ञान हो रहा है। तो जो मात्रा काल का ज्ञान हो रहा है उसी से पता चलता है कि ये एक व्यंजन नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यंजन मात्रिक व्यंजन नहीं होता, व्यंजन हमेशा अर्ध मात्रिक ही है। लेकिन यहाँ तो मात्रा काल की गम्य मानता है, तो इसलिए यहाँ पे एक नहीं दो व्यंजन हैं, ये सिद्ध होता है। अनुपदिष्टम सत् कथम ज्ञातुम विज्ञातुम, अनुपदिष्टम सत् कथम शक्यम विज्ञातुम, और जो अनुपदिष्ट है माने मात्रिक व्यंजन उपदिष्ट है ही नहीं, जैसे पहले आया है ना कि दीर्घ और प्लुत संवृत है ही नहीं, या अर्ध एकार अर्ध ओकार है ही नहीं, इसी तरह से मात्रिक व्यंजन की कोई सत्ता है ही नहीं। और जब मात्रिक व्यंजन है ही नहीं, अनुपदिष्ट है मात्रिक व्यंजन, तो अनुपदिष्टम सत् कथम शक्यम विज्ञातुम, यहाँ पे आप मात्रिक व्यंजन कैसे मान सकते हो, पित्तम आदि प्रयोगों में आप इसको एक व्यंजन के रूप में कैसे गिन सकते हो, दो तकारों आदि को एक वर्ण के रूप में या एक व्यंजन के रूप में नहीं गिन सकते। असत्य कथम शक्यम प्रतिपत्तुम, ठीक है ना, अनुपदिष्टम सत् कथम शक्यम विज्ञातुम, असत्य कथम शक्यम प्रतिपत्तुम, जो है ही नहीं उसको आप जान कैसे सकते हो। तो इतना कह करके समाधाता ने अपनी बात पूरी की कि इससे मात्रा काल का ज्ञान हो रहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि ये एक वर्ण नहीं है, यहाँ दो तकार दो पकार दो ककार आदि है, और यदि दो दो हैं तो फिर वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत ना भी हो, ये तो वर्ण एक वर्ण है ही नहीं ना। जब एक वर्ण होता तब ये बात आती कि उसके अवयव वर्णांतर के समान जो उसके अवयव हैं वो अलग से गृहीत होंगे कि नहीं। अब यहाँ तो ये एक वर्ण है ही नहीं, ये तो है ही दो दो, जब है ही दो दो तो ये दोष तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये दोष है ही नहीं, ऐसा समाधाता ने समाधान कर दिया।
जिज्ञासु आगे देखिए, यद्यपि तावदत्रैतत् शक्यते वक्तुं यत्रेतन्नास्ति अणसवर्णान् गृह्णातीति इह तु कथं संयन्ता संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकमिति यत्रेतदस्ति अणसवर्णान् गृह्णातीति। अब जिज्ञासु कहता है कि ठीक है, आप जो है वो कुक्कुटः पिप्पलः आदि में तो ऐसा कह सकते हो, क्योंकि वहां पर वो अण नहीं है, क प या त जो है वो अण में नहीं आते ना, तो वहां ये नियम नहीं लगेगा कि अण अपने सवर्णों का ग्रहण कराता है, नहीं लगेगा ना। लेकिन संयंता आदि प्रयोगों में तो अण है, ये य व ल तीनों अण है, और यहाँ ये नियम लगता है कि अण अपने सवर्णों का ग्रहण करा लेता है। तो यहाँ तो दो य को मिला करके ये एक ही वर्ण है, ऐसा जिज्ञासु ने फिर से समस्या रखी। और जब ये एक ही हैं और वर्ण ग्रहण अपने और वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत होते नहीं, ये पक्ष चल रहा है, तो फिर यहाँ पर यदि आपको मान लीजिए प्लुत करना हो, ठीक है, यहाँ पे प्लुत करना हो तो वो नहीं प्राप्त होगा। यहाँ दोष दिखाना चाह रहे जिज्ञासु। हलोनंतरः इति यकारादिभिर अस्य ग्रहणे हलद्वयाभावः, यहाँ पे भी वही बात है, हलोनंतरा संयोग से संयोग संज्ञा होनी है ना, और ये जो यकार है उसी से दूसरे यकार का भी ग्रहण हो जाएगा, हल में यह भी आता ही है, ठीक है। तो जब ग्रहण हो जाएगा तो ये दो एक ही हो गए। मतलब वैसे जिज्ञासु का ये हेतु कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही समाधान लग जाएगा, फिर भी वो एक लेकर के आया है अलग से कि यहाँ तो अण सवर्णान गृह्णाति लगेगा, इसलिए जो है ये दोनों मिलके एक ही मान लिए जाएंगे। संयंतादि के जो दो य हैं, दो व हैं, दो ल हैं, एक ही मान लिए जाएंगे। तो फिर वही बात, इनकी संयोग संज्ञा नहीं होगी, पूर्व की गुरु संज्ञा नहीं होगी, प्लुत आदि कार्य करने तो नहीं हो सकेंगे, वही दोष। तो समाधाता कहते हैं भाई यहाँ भी तो वही बात है जो अभी बताई थी, यहाँ पर भी तो अत्रापि मात्रा कालो गृह्यते, अण सवर्ण को ग्रहण कराता है नहीं कराता इसकी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर भी तो दोनों का मिलाकर के मात्रा काल हो रहा है, और मात्रिक व्यंजन कोई होता नहीं। उससे पता चलेगा कि ये जो दो विशुद्ध यकार हैं ये मिलके एक वर्ण नहीं है, और जब ये एक वर्ण है ही नहीं तो ये तो अपने आप से दो के रूप में गृहित है ही, दो व्यंजनों के रूप में। तो यहाँ वर्णिक रेशा वर्ण ग्रहणे न गृह्यन्ते ये पक्ष ही नहीं बनता है, गृह्यन्ते न वा गृह्यन्ते ये पक्ष ही बनेगा नहीं, तो ये इस विषय के उदाहरण ही नहीं है। अत्रापि मात्रा कालो गृह्यते न च मात्रिकम व्यंजनम अस्ति अनुपदिष्टम सत् कथम शक्यम विज्ञातुम। तो इसलिए ये तो यहाँ का विषय ही नहीं है, यहाँ कोई दोष आएगा ही नहीं। ये दो व्यंजन है, और दो व्यंजन है तो संयोग संज्ञा होगी ही, संयोग संज्ञा होगी तो पूर्व की गुरु संज्ञा भी होगी, और व्यंजन और प्लुत विधि जो हम करना चाहते हैं वो भी आराम से होगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्या रहा, अग्रहण पक्ष में कोई दोष नहीं। तीन दिखाए, अग्रहणम चेत नुड विधि लादेश विनामेश्वरिकार ग्रहणम, इसका समाधान हो गया। प्लुता वैचे इदुतौ, ये तो दोनों पक्षों में कहना पड़ेगा। और तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यंजन विधि, ये तो खींच तान करके लेके आ रहे थे, ये इसका विषय ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो ये कोई ना, ये दोष है ही नहीं। इसका समाधान इस रूप में ही बताया गया है कि यहाँ पे आपको जो एक वर्णत्व का ज्ञान हो रहा है वही भ्रांत ज्ञान है। ये तो यहाँ पे एक वर्ण है ही नहीं, ये तो दो व्यंजन है, मात्रिक काल का ज्ञान हो रहा है। तो जब दो व्यंजन है तो वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहित होते हैं या नहीं होते ये बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्णिक अग्रहण पक्ष में कोई दोष नहीं है, और ग्रहण पक्ष में भी कोई दोष नहीं है। ग्रहण पक्ष में जो दोष दिखाए थे, वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन चेत संध्यक्षरे समानाक्षर विधि प्रतिषेध, दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध, एक वर्ण वच्च, ये तीन दिखाए थे ना, दो का साथ ही साथ समाधान कर दिया था, दीर्घे ह्रस्व विधि प्रतिषेध एक वर्ण वच्च का, और फिर तीनों के लिए एक और समाधान कर दिया, नाव्यपवृत्तस्य अव्यवस्य तद विधिर यथा द्रव्येषु। तो इस तरह से ग्रहण पक्ष में भी कोई दोष नहीं है और अग्रहण पक्ष में भी कोई दोष नहीं है, तो कोई भी पक्ष माना जा सकता है, ठीक है। दोनों ही पक्षों में कोई दोष नहीं है। जोर से बोलो। कुक्कुटः,
ऐसा मान के दोष दिखा रहे थे। समाधान ही ये कर दिया कि आप ये क इसको एक वर्ण नहीं मान सकते। हाँ, एक वर्ण नहीं मान सकते तो क्यों नहीं मान सकते एक वर्ण? है तो क्या है कि मात्रा कालिक है ये तो, और मात्रा कालिक कोई व्यंजन तो होता ही नहीं है। मात्रा कालिक व्यंजन का उपदेश ही आचार्य ने कहीं किया ही नहीं है। तो ये दो ही व्यंजन है अलग अलग। अब जो दो व्यंजन है तो संयोग संज्ञा भी होगी, है ना, क्योंकि अनंतर हल है ये, तो संयोग संज्ञा भी होगी। संयोग के परे रहते पूर्व की गुरु संज्ञा भी होगी और प्लुत विधि भी हो जाएगी। तो कोई दोष नहीं है, प्लुत विधान नहीं हो पाएगा, यही तो आप समस्या दिखा रहे थे। लेकिन प्लुत विधान तो हो पा रहा है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। वहां पर भी बस उनको इतना ही दिखाना था, वो वहां पे भी प्लुत विधि दिखा सकते हैं, बस उनको इतना ही दिखाना था कि ये यहाँ पे दो य मिल करके जो है वो एक ही वर्ण है, ठीक है। और फिर दोष समान था कि यदि जो है एक ही वर्ण हो गया तो संयोग नहीं है, संयोग नहीं है तो पूर्व की गुरु संज्ञा नहीं है, पूर्व की गुरु संज्ञा नहीं है तो प्लुत आदि जो भी विधि प्राप्त करानी चाहिए वो नहीं हो सकेगी, यही दोष दिखाना था। अस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।